तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन एकेडमी बाय परवेज अहमद में स्वागत है। जैसा कि मैं क्लास 10 का रसायन विज्ञान पढ़ा रहा था, उसमें 4 अध्याय 4 हो गए थे। अब अध्याय 5वां है। आइए देखते हैं क्या है 5वां जो है तत्वों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इनमें हमें पढ़ना है कि तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जैसा कि जो प्राचीन काल में जो तत्व थे वो बहुत कम थे और उनको सरल करने के लिए बहुत से वैज्ञानिक थे, उन्हें अलग अलग करके यानी अपना नियम दे के बताए थे। परंतु आज इस समय लगभग 118 तत्व की खोज हो चुकी है, जिसमें से 94 जो तत्व हैं 94 यानी 94 जो तत्व हैं वो प्राकृतिक हैं और बाकी जो सभी तत्व हैं वे सभी मानव निर्मित द्वारा हैं यानी मानव के द्वारा बनाए गए हैं। आइए देखते हैं कि क्या है। पहला इनमें जो टॉपिक है डोबेराइनर का त्रिक नियम। देखते हैं कि डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है। डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइएड्स। डोबेराइनर ने तत्वों को तीन के समूह में वर्गीकृत किया। जो डोबेराइनर वैज्ञानिक थे उन्होंने तत्वों को तीन समूह में वर्गीकृत किया। इनके अनुसार क्या है कि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु, यहाँ पर भार आएगा, परमाणु भार के आधार पर तीन के समूह में रखने पर मध्य में स्थित तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग समान होंगे। यानी देखते हैं उदाहरण के द्वारा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है जो तत्व है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 तत्व हैं और परमाणु भार, लिथियम का परमाणु भार होता है 7 और सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39। अब हमें इनमें औसत ज्ञात करना है, ठीक, परमाणु भार का। इनमें अन्य दो तत्व का औसत ज्ञात करना है, यानी पहले और तीसरे जो तत्व हैं उन दोनों का हमें औसत ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम औसत होगा, औसत परमाणु भार लिख देंगे हमें, क्योंकि हम परमाणु भार ज्ञात कर रहे हैं ना। तो औसत परमाणु भार बराबर, यहाँ पर हमें दोनों को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर 7 है, 7 + 39। अब औसत ज्ञात करना है तो हम 2 कर देंगे, ठीक। अब इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो आएगा 46 यानी 46/2। जब इनको हम काटेंगे तो हमें 23 प्राप्त होगा। यानी इन दो तत्वों का औसत माध्य अन्य तत्वों के औसत के परमाणु भार के बराबर होता है। यानी इन दोनों का औसत मान जो है वो सोडियम के परमाणु भार के बराबर है। इन्होंने यही बताया कि जब एक ही समूह में इस 3 तत्वों को लिया, 3 तत्वों को लेने के बाद उनका परमाणु भार पहले और तीसरे का जो परमाणु भार है उनका औसत माध्य ज्ञात किया। यानी उन दोनों को औसत माध्य ज्ञात करने के लिए पहले और तीसरे को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद उनका 2 से भाग दे दिया। 2 से भाग देने के बाद जो परमाणु भार हमको ज्ञात हुआ वो दूसरे तत्व का परमाणु भार के बराबर है, ठीक। ये जो नियम था ये डोबेराइनर का त्रिक नियम था। आइए अब देखते हैं इनकी जो डोबेराइनर का नियम था कुछ ही समय चला, परंतु फिर बाद में उनमें कुछ कमी आ गई। आइए देखते हैं क्या। डोबेराइनर केवल 3 त्रिक समूह बना सके। डोबेराइनर जो थे वो केवल 3 ही ऐसे तत्व थे जिन ऐसे प्रकार के तत्व को उन्होंने केवल त्रिक नियम बना सके और अन्य तत्वों के परमाणु भार का ज्ञात करने के लिए त्रिक समूह नहीं बना पाए। इसलिए वह नियम डोबेराइनर का त्रिक नियम असफल हो गया। केवल वो 3 ही समूह, जैसा कि उनमें था कि लिथियम था, सोडियम एंड पोटेशियम, एक ये हो गए और दूसरा जो है वो कैल्शियम, स्ट्रांसियम एंड बेरियम, ये हो गए। और उसके बाद जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये केवल
तीन ही, ये जो केवल तीन ही तत्व हैं इन्हीं का ही त्रिक नियम बना सके, और इनके अलावा जो आगे तत्व हैं उनका ये नियम नहीं बना पाया, इसलिए यह इनका नियम असफल हो गया। अब उनके बाद एक वैज्ञानिक और थे न्यूलैंड, इन्होंने अपना एक नियम दिया जिस नियम को हम न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं, यानी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखते हैं इस सन 1863 में न्यूलैंड ने देखा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण में समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यानी जो पहला जो तत्व है वो 8वें तत्व से समानता प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार संगीत के 8वें स्वर की ध्वनि प्रथम स्वर में समान होती है, जैसा कि न्यूलैंड ने बताया कि प्रत्येक तत्व को उन परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण, जो 8वां तत्व है उनका गुण पहले तत्व के गुण में समानता प्रदर्शित करते हैं। यानी जो आठवां जो तत्व होगा उनका जो गुण होंगे वो उसी की तरह ही पहले तत्व का भी गुण होगा। देखते हैं उदाहरण के द्वारा, जैसा कि यहाँ पर हम 7 लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 स्वर की जो ध्वनि है सा रे गा मा पा धा नी, इतना है। फिर इसके बाद जब हम और आगे चलेंगे तो पुनः ही स आ जा रहा है, पुनः स आ जा रहा है, यानी सात तत्व के 7 अंक के बाद 8वां जो पुनः सा आ रहा है। यानी जो पहला तत्व सा से चालू हुआ, फिर 8वां जो चालू हो रहा है वो भी सा से चालू हो रहा है। यानी इनके गुण जो होंगे इन दोनों को गुण आपस में समान होंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए हम तत्व लिखे हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और उसके बाद जो 8वां तत्व चालू हो रहा है सोडियम, उनका गुण सोडियम के गुण के समान होता है। ठीक, उसी प्रकार पोटेशियम का भी गुण इन सभी में समान होता है। इनका जो गुण है आपस में समान होते हैं। ये पहला तत्व है, और उसके बाद देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 7वें बाद जो 8वां आ रहा है, यानी इनका गुण आपस में समानता प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए उदाहरण से स्पष्ट है कि लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम के गुण में समानता है। यानी जो लिथियम के गुण होंगे वही सोडियम के भी गुण होंगे और वही पोटेशियम के भी गुण होते हैं। अब आइए देखते हैं इनकी लिमिटेशन क्या है, यानी सीमाएं क्या है। न्यूलैंड के अष्टक के निम्नलिखित सीमाएं हैं। इनमें जो पहला है, न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही तत्वों का वर्गीकरण के लिए उपयुक्त था। जो न्यूलैंड का नियम था वो केवल कैल्शियम यानी 20 ही तत्व के लिए ही उपयुक्त था। उसके आगे कैल्शियम के पश्चात 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणधर्म में समानता नहीं होते हैं। यानी कैल्शियम के बाद जो 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान नहीं होते हैं। यानी जो कैल्शियम के बाद जितने तत्व हैं उन सभी में जो 8वां तत्व आएगा वो पहले तत्व के समान गुण नहीं होंगे, उनमें मतलब जो गुणधर्म होंगे उनसे अलग होंगे। ये केवल 20 ही तक संभव था कि 20 तक जितने तत्व थे, जैसे पहले से 7 तक, फिर उसके बाद जो 8वां आता था वो पहले और 8वें में समानता प्रदर्शित करता था। ये केवल कैल्शियम तक ही संभव था, उसके आगे जो तत्व थे उन पर यह नियम लागू नहीं होता था, इसलिए यह नियम असफल हो गया। इनकी पहला सीमाएं है। अब देखते हैं दूसरा क्या है। उन्होंने यह मान लिया प्रकृति में केवल 56 ही तत्व विद्यमान थे और भविष्य में अन्य तत्वों की खोज नहीं होगी। यानी न्यूलैंड साहब जो थे वो केवल उस समय प्रकृति में केवल 56 ही तत्व ज्ञात थे और वे मान लिए थे कि भविष्य में यानी आने वाले समय में अन्य तत्वों का निर्माण नहीं होगा, परंतु बाद में अनेक तत्वों की खोज हो गई, जिससे कारण इनका नियम अष्टक के अनुरूप नहीं थे।
यानी अष्टक का यह नियम था कि भविष्य में अब अन्य तत्वों की खोज नहीं होगी, जितने तत्व इस समय हैं वो आगे चलकर ही इतने ही तत्व होंगे, परंतु ऐसा नहीं हो सका, जिसके ये एक असफलता के कारण थे। अब इन सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए एक अन्य वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना एक नियम दिया, जिससे जो है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, मेंडलीव ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल। देखते हैं मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल क्या थी। सन 1869 में रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव जो थे वो रूस के वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्हें रूसी वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, ने उस समय जो थे 63 तत्व ज्ञात थे। 63 तत्वों के गुणों का अध्ययन किया, वे 63 तत्वों का अध्ययन किया और बताया कि परमाणु भार तत्वों का मूल लक्षण है। जो परमाणु भार है वही तत्वों का मूल लक्षण है। इस आधार पर उन्होंने एक नियम दिया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव ने इन्हीं के आधार पर एक नियम प्रस्तुत किया, जिन्हें मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। देखते हैं कि इनका क्या नियम था। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वे परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात इनका ये तात्पर्य है कि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यानी निश्चित समय के बाद जो अगले तत्व आएंगे उनका जो गुणधर्म होगा उनके ही समान होगा। ये जो था मेंडलीव का नियम था। अब देखते हैं आगे क्या है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के मुख्य तथ्य, यानी इम्पोर्टेंस फैक्ट ऑफ मेंडलीव ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं, जिनमें आइए देखते हैं क्या थे। इस सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया। जो मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी था, उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। जो तत्व थे उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। अब दूसरा जो है, इस सारणी में आठ ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, जिन्हें समूह कहते थे, और साथ ही साथ उनमें 7 क्षैतिज पंक्तियां थी, जिन्हें उन्होंने आवर्त कहा। अब देखते हैं अगला नंबर। एक समूह के सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। जो एक ही समूह में जो जितने भी तत्व होंगे उन सभी के गुण जो होंगे वे समान होते हैं, ये मेंडलीव का कहना था। और चौथा और लास्ट जो मुख्य तथ्य है वो है तत्वों को क्रमबद्ध करते समय यह ध्यान रखा कि समान गुणों वाले तत्व एक समूह में रखें। ऐसा करने से कहीं कहीं एक रिक्त स्थान छोड़ा गया। ठीक, उन्होंने जो मेंडलीव ने समान गुण वाले जो तत्व थे उन्हें एक ही समूह में रख दिया, और ऐसा करने से कहीं कहीं जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें कहीं कहीं रिक्त स्थान मिल गए, और उन्होंने रिक्त स्थान को छोड़ दिया। उन्होंने रिक्त स्थान को इसलिए छोड़ा कि उनका विचार था कि आगे भविष्य में यानी और तत्वों का निर्माण होगा, वो इनमें आ जाएंगे। ठीक, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी का महत्व, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव ओरिजिनल पीरियाडिक टेबल। ठीक, आइए देखते हैं क्या है पीरियाडिक टेबल के क्या महत्व है। इनमें जो पहला है, इस सारणी से तत्वों के गुणों का अध्ययन सरल हो गया। जब उन्होंने यह सारणी बनाया तो यानी क्योंकि समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रख दिया, जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे उन सभी को मेंडलीव ने एक ही तत्व में रख दिया, जिससे उनका अध्ययन करना और सरल हो गया। ठीक, ये मेंडलीव आवर्त सारणी का पहला महत्व है। अब दूसरा है, इस सारणी में मेंडलीव ने कई खाली स्थान छोड़ दिए थे, क्योंकि उनके अनुसार इन स्थानों के तत्व भविष्य में खोजे जाने थे। अर्थात इन तत्वों के गुणों तथा परमाणु की भविष्यवाणी हो चुकी थी। यानी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हम मेंडलीव जो थे वो आवर्त सारणी में कई तत्वों के स्थान छोड़ दिए। उनके अनुसार इन स्थानों
इन स्थानों के तत्व जो जिन स्थानों का उन्होंने तत्व का खाली जगह छोड़ा, उन स्थानों के तत्व भविष्य में खोजे जाएंगे, इसलिए उन्होंने उन सभी का स्थान छोड़ दिया। ये जो है मेंडलीफ के आवर्त सारणी के महत्व है। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब तीसरा जो है, इस सारणी में मेंडलीफ ने अनेक तत्वों के परमाणु भारों में संशोधन किया। जो मेंडलीफ थे उन्होंने परमाणु भारों में संशोधन किया, क्योंकि परमाणु भार इज इक्वल टू होता है तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। हम एग्जाम्पल पर आपको बताते हैं, जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु भार हमें ज्ञात करना है। जैसे कि बेरिलियम का तुल्यांकी भार होता है 4.5 और बेरिलियम की संयोजकता 2 होती है, यानी इनके आत्म कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, 2 हो गए। तो जैसा कि परमाणु भार इज इक्वल टू होता है तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता, तो तुल्यांकी भार 4.5 गुणे 2, जब इन दोनों का हम योग करेंगे तो 9, यानी ये जो परमाणु भार है इन्होंने मेंडलीफ ने ही परमाणु भार का ही संशोधन किया। मेंडलीफ ने इतना करने के बावजूद भी मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुछ दोष रह गए। आइए देखते हैं कि क्या क्या दोष रह गए। इनमें जो पहला दोष है, मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था, परंतु इसे क्षार धातुओं के साथ रखा गया था। जो हाइड्रोजन तत्व था, उन मेंडलीफ ने हाइड्रोजन तत्व का कोई स्थान ही नहीं दिया, परंतु इसे क्षार धातुओं के साथ में रखा गया। बाद में इन्हें क्षार धातुओं के ही साथ रखा गया। जो हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन का स्थान उन्होंने 2 में दिया था, एक हाइड्रोजन वाले ग्रुप में और एक क्षार वाले धातु के साथ भी दोनों में दिया था। अब दूसरा जो है, मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी में कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु भार वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले स्थान दिया गया था, जो कि मेंडलीफ की मूल अवधारणा के विपरीत था। मेंडलीफ जो थे उन्होंने कई स्थान पर जो अधिक परमाणु भार वाले थे उन तत्वों को पहले ही लिख दिया, और जो कम परमाणु भार वाले तत्व थे उन्हें बाद में लिख दिया, जो कि मेंडलीफ के मूल अवधारणा के विपरीत थे। इसलिए एक दोष ये भी है कि उन्होंने जो परमाणु भार था, कई तत्व ऐसे थे कि जिनका परमाणु भार ज़्यादा था उन्हें पहले लिख दिया, और जो परमाणु भार कम थे उन्हें बाद में लिख दिया। ये भी एक दोष है, यानी असफलता के कारण थे। अब तीसरा जो है, मेंडलीफ इस सारणी में समस्थानिकों तथा समभारिकों को अलग स्थान नहीं दिया गया, न ही इसके कारण का स्पष्टीकरण संभव हुआ। जो मेंडलीफ थे उन्होंने समस्थानिक और समभारिक जो तत्व होते हैं को अलग नहीं किया, एक ही में सभी तत्वों को रख दिया, और इनके जो स्पष्टीकरण का कारण था वो भी पता नहीं चल पाया कि कारण इन्हें अलग स्थान नहीं दिया गया। ठीक, ये भी जो है, ये भी एक मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष है, यानी डिफेक्ट है, डिफेक्ट। और चौथा देखते हैं कि मूल आवर्त सारणी के निर्माण के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, अतः मूल आवर्त सारणी में इनके लिए कोई स्थान नहीं था। जो मेंडलीफ साहब थे उन्होंने अक्रिय गैसों की उस समय अक्रिय गैस की खोज भी नहीं हुई थी, और मेंडलीफ जो थे वो आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का कोई स्थान ही नहीं छोड़े थे। ये भी जो एक है, ये मेंडलीफ के आवर्त सारणी के दोष यानी डिफेक्ट है। अब इसके लिए अब अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि मेंडलीफ के आधुनिक आवर्त सारणी की जो इन सभी मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो सभी दोष रह गए यानी डिफेक्ट जो रह गए, उन्हें मोजले साहब ने उन सभी को दूर करके, जैसा कि मैं उसे अगले पार्ट में बताऊंगा।